अगर पलट नहीं रहे हैं वैसे एक ही तरफ है तो जो ऊपर की तरफ होगा उसमें से मॉइस्चर नमी ज़्यादा तेजी से उड़ेगी और नीचे से नहीं उड़ेगी, तो उसमें उस तरफ क्रैकिंग आ जाएगा। और क्रैक सीड जो होगा उसको जब हम यूज करेंगे मतलब अगले नेक्स्ट ईयर नर्सरी में, तो जमाव उसमें कम हो जाता है। जमाव कम हो जाता है, उसी क्रैक से ही पैथोजन फंगस लग जाते हैं तो नुकसान हो जाता है। तो ये ना होने पाए, पलटाव जरूरी है। और ढेर न लगाएं बीज का, इससे टेम्परेचर जो नीचे होगा सीड उसमें तापमान बढ़ जाएगा और ये टेम्परेचर से थोड़ा नुकसान हो जाएगा, तो ये ना करें। फिर सुखाने के लिए जब आपका नमी 13% हो जाए, 12 से 13%, तो दांत से दबा के चेक कर लेते हैं किसान लोग, जो मशीन नहीं होती है, तो नमी 12 से 13% हो जाए तभी आप भंडारण करें। और भंडारण के लिए हमेशा ध्यान रखें कि नई बोरियां, मतलब जो भी आपका कंटेनर हो, जो भी रखने का हो, उसमें नया हो, पुराना पिछले वर्ष का ना प्रयोग करें, क्योंकि उसमें बहुत से कीट होते हैं। जो कीट नहीं है तो अपना अंडा उसमें चिपका देते हैं। जो बोरा या हमारा जो भी स्टोरेज का होता है पात्र, उसमें कीट अपना अंडा चिपका देते हैं, जो अगले साल जब हम बीज रखते हैं तो उसमें वो उनसे निकलते हैं कीट और नुकसान पहुंचा देते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना है। और जिस भी गोदाम में हम स्टोर करेंगे, गोदाम हमेशा ऊंचाई वाले स्थान पर होना चाहिए जहां तक नमी ना पहुंच पाए। और डायरेक्ट फर्श पर कोई भी जो है बीज का बोरा डायरेक्ट फर्श पर नहीं रखते हैं। लकड़ी का पात्र, लकड़ी रखा हो, वुडन प्लेट, उसके ऊपर रखते हैं और दीवार से दूरी बनाकर। गोदाम में हमारे खिड़कियां होनी चाहिए प्रॉपर, कभी वेंटिलेशन की जरूरत हो तो वेंटिलेशन हो जाए। ये सब हुआ। और थोड़ा सा रह गया है, मतलब अनाज के केस में जो बात करेंगे। अनाज के केस में काला नमक में विशेष ध्यान रखा जाता है सेंट का, कि सेंट उसमें होना चाहिए। तो सेंट के लिए ज़रूरी ये है कि हम ऐसे समय पर काला नमक लगाएं कि उसकी फ्लावरिंग, मैच्योरिटी ये जाके नवंबर में हो, नवंबर लास्ट तक मैच्योरिटी, कि टेम्परेचर जब कम हो जाएगा तो इसका सेंट जो है बना रहेगा। क्योंकि टेम्परेचर अगर ज़्यादा होता है काला नमक के केस में तो इसका एरोमा उड़ जाता है। तो हम काला नमक अच्छा होगा, उसमें टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। और धान से अब चावल निकाल रहे हैं तो उस समय भी उसका एरोमा, मतलब सुगंध भी रिलीज हो जाता है। तो उसमें कारण ये है तापमान बढ़ना। तापमान अगर 35 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर बढ़ रहा है तब भी एरोमा रिलीज हो जाता है। तो हर चीज़ का ध्यान रखना है कि किस डेट में उसको नर्सरी लगाना है, उसके 25 दिन बाद ट्रांसप्लांटिंग करना है। फिर ये दिनांक ऐसा होना चाहिए कि फसल की मैच्योरिटी हमारी नवंबर के लास्ट तक हो, जिससे सुगंध बनी रहे। फिर भंडारण के समय तापमान का ध्यान रखना है। मशीन में ले जाते हैं प्रोसेसिंग के लिए, तब भी ध्यान रखना है कि टेम्परेचर ना बढ़ने पाए। ये सब चीज़ है। के बारे में थोड़ा सा बता दिए, कीट और बीमारी की जो समस्या है। स्टेम बोर तना छेदक एक कीड़ा होता है जो सभी धानों में नुकसान करता है। तो तना छेदक का नियंत्रण आप इस समय गर्मी की गहरी जुताई से कर सकते हैं, क्योंकि कीटों का नियंत्रण, बीमारियों का नियंत्रण, जो बीमारी है इसका एकीकृत प्रबंधन आवश्यक है। ये नहीं कि बीमारी आपकी लगी, कीट लगा तो आप तुरंत दवा छिड़क दिए, काम हो गया। दवा नहीं इस तरह से छिड़कना है। एकीकृत प्रबंधन एक पुराना कॉन्सेप्ट है, एकीकृत प्रबंधन। इससे आप बीमारियों का नियंत्रण और कीटों का नियंत्रण कर सकते हैं। तो ये प्रबंधन जो है अभी से शुरू हो जाएगा, गर्मी की गहरी जुताई से ही स्टार्ट हो जाता है। इसमें कोई भी कीटनाशी प्रयोग नहीं करते हैं। गर्मी की गहरी जुताई हो गई, फिर बीज उपचार, नर्सरी उपचार, ये सब हुआ। फिर आता है एक चीज,
फेरोमोन ट्रैप, स्टिकी ट्रैप। कीटों के नियंत्रण के लिए गर्मी की गहरी जुताई के बाद जब फसल की अवस्था होगी तो हम एक लगाते हैं फेरोमोन ट्रैप। हमारी फसल से कम 1 फीट ऊपर होना चाहिए। उसमें एक गंध होता है जो भी मेल कीट का होता है, उसको एक लगा देते हैं एक डंडे में, तो जो भी हमारे नुकसानदायक कीट होते हैं उसमें फंस जाते हैं। फेरोमोन ट्रैप। एक स्टिकी ट्रैप आता है पीले कलर का फसल में, उसको भी लगा देंगे कई जगह। फसल से ऊपर हमेशा 1 फीट ऊपर होना चाहिए। उसमें भी जो हानिकारक कीट होते हैं चिपक जाते हैं, इससे नियंत्रण हो जाता है। इस प्रकार आप जो है कीटों का नियंत्रण कर सकते हैं और दवा का छिड़काव नहीं करना पड़ेगा। दवा का छिड़काव उस अवस्था में करिए जब किसी प्रकार से नियंत्रण ना हो। और दवा में भी आवश्यक ये है, दवा कई प्रकार का होता है। एक होता है त्रिकोण बना होता है लाल रंग का, दवा का डिब्बा जो आप लाते हैं उसमें लाल रंग का त्रिकोण बना होता है। एक में पीले रंग का बना होता है, एक में हरे रंग का बना होता है, एक में मतलब ये कई प्रकार का हो, एक में नीले रंग का होता है। तो आप दवाओं का जब चुनाव करें तो सर्वप्रथम हरे रंग वाला प्रयोग करें। हरे रंग वाले जब ना कोई चीज कंट्रोल हो तब जाके आप नीले वाला को प्रयोग करें। इसके बाद आता है पीला वाला। लाल वाले से तो बचें, बना हो दवा के डिब्बे पर उसको प्रयोग ना करें। यदि किसी अवस्था में आप किसी फसल पर लाल रंग के त्रिकोण वाला दवा प्रयोग कर रहे हैं तो उस फसल को कम से कम 28 से 30 दिन बाद खाने में या पशुओं को खिलाने में प्रयोग करें, क्योंकि उसका प्रभाव उतने दिन तक रहता है। अगर यही जो केमिकल रसायन जो है पीले रंग वाला है तो कम से कम 20-22 दिन बाद प्रयोग करें। जो भी फसल है, चाहे खुद खाना हो या पशुओं को खिलाना है। और हरे रंग वाला है 2 से 3 दिन और नीले रंग वाला है 1 सप्ताह। प्रयोग करने के 1 सप्ताह बाद ही उसको पशुओं को खिलाएं या खुद खाएं, चाहे सब्जी में प्रयोग कर रहे हैं या किसी फसल में प्रयोग कर रहे हैं। यह जानकारी हमको देना था क्योंकि बहुत से किसान इसको नहीं जानते हैं। दवा आज डालते हैं, सब्जी तोड़ते हैं, अगले दिन बाजार में प्रयोग कर देते हैं। तो ये सबको ध्यान देने चाहिए। तो दवा के केस में आप इसको ध्यान रखेंगे कि जहाँ तक हो सके पहले तो ध्यान रखें दवा प्रयोग ना करना पड़े। जब नहीं आप एकीकृत प्रबंधन से काम हो रहा है तो आप हरे कलर के त्रिकोण वाला दवा प्रयोग करें। तब फिर बीमारियों की बात आती है तो बीमारियों पे आप भूमि उपचार कर लिए और बीज उपचार कर लिए, जिससे काफ़ी हद तक बीमारी आपके नियंत्रित हो जाती हैं। बाकी यदि कोई बीमारी आती है तो उस समय प्राकृतिक विधि से करने के लिए कई चीज़ है, नीमास्त्र है, ब्रह्मास्त्र है, कई चीज़ छिड़काव किया जाता है। इसके बारे में तो डिटेल से कोई लेक्चर होना चाहिए कि कैसे बनाते हैं। तो इसके छिड़काव से आप बीमारियों का नियंत्रण कर सकते हैं काफ़ी हद तक जो है। और रसायन मुक्त आपका फसल होगा तो आपकी गुणवत्ता भी अच्छी होगी, सुगंध भी अच्छा होगा। कोई प्रश्न आप लोगों का हो तो बताइए, जो काला नाम से संबंधित।